तो आज हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट प्राइमरली डिटेक्ट एंटीबॉडीज डायरेक्ट अगेंस्ट। जो नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट होता है, कौन सी एंटीबॉडी को वहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके अगेंस्ट वहाँ पे डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो कौन सी एंटीबॉडीज़ को सबसे पहले ट्रिपोनिमल प्रोटीन्स, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स, कार्डियोलिपिन एंटीजेंस। तो मेनली जो ट्रिपोनिमल प्रोटीन हो गया, तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को वहाँ पे ट्रिपोनिमल टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, ये ऑप्शन नहीं सही होगा। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स हो गया, ये भी क्या हो गया, नॉन ट्रिपोनिमल सीरोलॉजिकल टेस्ट टारगेट नहीं होता है। ठीक है, जबकि तुम्हारा जो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड हो गया, ये भी क्या रहेगा, नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट के लिए वहाँ पे एंटीजन को डिटेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो कार्डियोलिपिन रहता है, कार्डियोलिपिन के लिए हम क्या करवा सकते हैं, VDRL या फिर RPR टेस्ट होता है, उसको टेस्ट करवा के वहाँ पे जो कार्डियोलिपिन एंटीजेंस होते हैं वो उनके रिएक्शंस पे वहाँ पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो VDRL टेस्ट करवाएंगे वो क्या करेगा, वहाँ पे जो रीअगेन एंटीबॉडीज रहती हैं उनके लिए वहाँ पे उनको डिटेक्ट करेगा, और वहाँ पे जो कार्डियोलिपिन रहता है वो एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो उसको वहाँ पे डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, विच टेस्ट कंसिडर्ड एज ट्रिपोनिमल स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट होता है जो ट्रिपोनिमल स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी ऑब्जर्वेशन टेस्ट हो गया। ठीक है, FTA जिसको कहते हैं, FTA ABS टेस्ट हो गया, इसके अलावा VDRL RPR और कन टेस्ट हो गया। ठीक है, कि चैन टेस्ट हो गया। तो मेनली जो देखो, सबसे पहले FTA ABS टेस्ट, तो मेनली इसको हम कहते हैं क्या, फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी ऑब्जर्वेशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये मेनली क्या किया जाता है, ट्रिपोनिमा स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, मेनली इसका पर्पज़ क्या होगा, जो ट्रिपोनिमा पैलिडम होगा उसके अगेंस्ट जो यहाँ पे एंटीबॉडीज होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट होता है VDRL। तो VDRL वहाँ पे ये नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट होता है, ये क्या करेगा, वहाँ पे जो रीगेन एंटीबॉडीज होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा RPR टेस्ट, ये भी रैपिड प्लाज्मा रीजन टेस्ट कहते हैं, ये भी नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट होगा। और जो KHN टेस्ट रहता है, ये भी क्या रहेगा, नॉन ट्रिपोनिमल सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रिपोनिमल स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए FTA बेसिस या फिर जिसको हम कह सकते हैं फ्लोरेसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है वहाँ पे ट्रिपोनिमा स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अ मेजर एडवांटेज ऑफ ट्रिपोनिमा पैलिडम नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट इज़ देयर यूजफुलनेस इन। तो जो नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट हैं उनका मेजर एडवांटेज क्या रहता है, आइडेंटिफाई बैक्टीरिया मार्फोलॉजी, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, डिमॉन्स्ट्रेटिंग बैक्टीरियल मोटेलिटी, डिटरमाइनिंग बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ। तो मेजर एडवांटेज क्या रहेगा नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट का, तो सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफाइंग बैक्टीरियल मार्फोलॉजी, सेकेंड क्या है, मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, थर्ड क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग बैक्टीरियल मोटेलिटी, चौथा है डिटरमाइन बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ। तो देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग बैक्टीरियल मार्फोलॉजी, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी को वहाँ पे माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, तो ये क्या करेगा, ट्रीटमेंट अगर सक्सेसफुल होने पर क्या होगा, जो नॉन ट्रिपोनिमल एंटीबॉडीज होंगी वो टाइटर में वहाँ पे उनका कह सकते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पे इसीलिए जो रहेगा मॉनिटरिंग टेस्टिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सीरियल टेस्टिंग ये वहाँ पे यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग बैक्टीरियल मोटेलिटी, तो वहाँ पे बैक्टीरियल मोटेलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, जैसे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज किया जाता था।
इसके अलावा डिटरमाइनिंग बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ हो तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सीरोलॉजिकल टेस्ट है, कल्चर ग्रोथ डिटरमाइन नहीं करता है, ठीक है। तो जो नॉन ट्रोपोनिमल टेस्ट है वहाँ पे वो ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पेशेंट ट्रीटेड सक्सेसफुली फॉर सिफिलिस may continue to having positive result in dark field microscopy, bacterial culture, ट्रिपोनिमा टेस्ट, ग्राम स्टेनिंग एग्जामिनेशन। तो कह रहा है द पेशेंट ट्रीटेड सक्सेसफुली फॉर सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए may भी कंटिन्यू टू हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट इन, किस में होगा, किस में हम देख सकते हैं। तो क्या करवाएंगे उसके लिए, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी उसमें नहीं पहचान सकते, बैक्टीरियल कल्चर भी नहीं करवा सकते, ट्रिपोनिमल टेस्ट, ट्रिपोनिमा बैक्टीरिया के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपोनिमल टेस्ट करवाएंगे। अगर वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, कह सकते हैं, जिसमें अभी मैंने पहले टेस्ट बताया था फ्लूरेसेंट टेस्ट एंटीबॉडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। FDA ABS करवा सकते हैं, या फिर TPHA करवा सकते हैं, या फिर TPPA करवा सकते हैं। ये सारे क्या करते हैं, ट्रिपोनिमल टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट अगर वहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं, लंबे समय तक पॉजिटिव रहेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे समझ लो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इसी से हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कैरेक्टरिस्टिक में कल्चर ऑफ ट्रिपोनिमा पैलिडियम डिफ़िकल्ट टू रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट। तो कह सकते हैं कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कल्चर को वहाँ पे ट्रिपोनिमा पैलिडियम को डिफ़िकल्ट रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ बाई ऑक्सीजन, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल स्पोर्स का फॉर्मेशन वहाँ पे होता ही नहीं। डिपेंड्स ऑन रेड सेल हीमोग्लोबिन, ये भी नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा। रेड सेल ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन का कोई मेनली क्या रहता है, रूटीन कल्चर डिफिकल्ट यहाँ पे डिफ़िकल्टी का कारण रहता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसका एक्सट्रीम न्यूट्रिएंट्स फास्टिडियस। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल फास्टिडियस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके ग्रोथ के लिए वहाँ पे हाई स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर्ड विद ट्रिपोनिमा बोरेलिया ऑर्गेनिज्म जनरली पोजेज, ठीक है। अगर ट्रिपोनिमा और बोरेलिया ऑर्गेनिज्म को हम कंपेयर करते हैं तो कौन सा इसमें सही होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। कोएशर स्पाइरल मॉर्फोलॉजी, स्ट्रेट रॉड मॉर्फोलॉजी, स्फेरिकल कोकल मॉर्फोलॉजी, ब्रांच्ड फिलामेंटस मॉर्फोलॉजी। तो अगर यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्योंकि ये सभी जितने भी हैं दोनों ट्रिपोनिमा बोरेलिया दोनों क्या हैं, स्पाइरोकीट्स हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कोएशर स्पाइरल मॉर्फोलॉजी, मतलब जो बैक्टीरिया होगा स्पाइरोकीट्स, जो बोरेलिया रहता है, बोरेलिया हमेशा जितने भी स्पाइरोकीट्स रहते हैं सब में इसका जो साइज़ रहता है वो कैसा रहेगा, लार्ज साइज़ रहता है। और कोएशर या फिर कह सकते हैं क्वाइल्ड होता है, ठीक है। कोएशरी क्वाइल्ड का मतलब होता है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इसकी कोएशर का मतलब होता है जो उसकी बोरेलिया की जो कॉइल्स होंगी उनके बीच का जो गैप रहता है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, ब्रॉड कह सकते हैं, वहाँ पे कॉइल्स होती हैं। लेकिन जो ट्रिपोनिमा में रहता है कॉइल्स में स्पेस कम रहता है, स्पाइरोकीट्स में जो लैप्टोस्पाइरा रहता है उसमें सबसे कम स्पेस रहता है, ठीक है। बाकी बोरेलिया स्पाइरल शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेट रॉड नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो स्फेरिकल कोकल मॉर्फोलॉजी, तो ये भी कोकाई की मॉर्फोलॉजी नहीं है होती है, ठीक है। तो बोरेलिया वहाँ पे ब्रांच फिलामेंटस नहीं होता है, ठीक है। ब्रांच फिलामेंटस मॉर्फोलॉजी मेनली फंजाई की रहती है, ठीक है। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच ऑर्गेनिज्म इज़ क्लासिकली एसोसिएटेड विद लाइम डिजीज़। अब लाइम डिजीज़ कौन काज करता है, तो मैंने बताया था इसमें बोरेलिया रिकरेंटिस, बोरेलिया बर्गदोफेरी, बोरेलिया हर्मसी एंड बोरेलिया डटोनियाई, ठीक है। तो मेनली अगर देखा जाए वहाँ पे लाइमी डिजीज़ कौन काज करता है, तो बोरेलिया बर्गदोफेरी काज करता है। अगर यहाँ पे रिलैप्सिंग फीवर की बात की जाए तो बोरेलिया रिकरेंटिस होगा, ठीक है। तो बोरेलिया बर्गदोफेरी ही लाइमी डिजीज़ काज करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही है। एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बोरेलिया रिकरेंटिस, तो ये रिलैप्सिंग फीवर काज करता है। और ये कैसी डिजीज़ है, रिलैप्सिंग फीवर लॉस बॉर्न डिजीज़ है, जबकि लाइमी डिजीज़ टिक बॉर्न डिजीज़ होती है, ठीक है।
ठीक है। तो ये भी ये काज करता है। बाकी दोनों स्पीशीज ये क्या करेंगी वहाँ पे, और भी जैसे वहाँ पे रिलैप्सिंग फीवर ये भी कह सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस इनको कह सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली डिजीज़ काज नहीं करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइमी डिजीज इज प्राउंडली ट्रांसमिटेड बाई। अब लाइमी डिजीज़ मैंने बताया था अभी, जो लाइमी डिजीज़ होती है किसके थ्रू ट्रांसमिट होगी, तो टिक्स बार डिजीज़ रहती है, ठीक है। और लाइमी डिजीज़ तो यहाँ पे क्या होगा, एनाफिलीज मॉस्किटो हो ही नहीं सकता, सैंड फ्लाई ये भी नहीं काज करता, आयोडेक्स टिक, और वहाँ पे ह्यूमन लाइस। तो जो ह्यूमन लाइस होती है वो डिजीज़ काज नहीं करती, वो क्या हो जाएगी वहाँ पे रिलैप्सिंग फीवर काज करता है। लेकिन लाइमी डिजीज़ के लिए टिक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, आयोडेस ऑक्सोडेक्स टिक्स कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, द कैरेक्टरिस्टिक अर्ली स्किन लीजन्स ऑफ लाइमी डिजीज। क्या होता है वहाँ पे, जो क्या सिम्टम्स अपीयर होंगे स्किन डिजीज लीजन्स में, एरिथ्रीमा नोडुलोसम, इसके अलावा नोडोसम, इसके अलावा एरिथ्रीमिया मल्टीफॉर्मी, एरिथ्रीमा टॉक्सिकम, एरिथ्रीमिया माइग्रेन्स। तो कौन सा लीजन्स मतलब फार्म होता है, कौन सा इसका क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है स्किन लीजन में वहाँ पे जब लाइमी डिजीज़ काज होती है। तो सबसे पहले एरिथ्रीमिया नोडोसम, तो मेनली क्या होगा, इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन ये इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइमी डिजीज़ में ये अर्ली लीजन्स का फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। एरिथ्रीमिया मल्टीफॉर्मी क्या होगा, वहाँ पे जो टारगेट लाइक लीजन्स होते हैं वो वहाँ पे एक कह सकते हैं एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा चाहिए, एरिथ्रीमा माइग्रेन्स, ठीक है। मेनली क्या होगा, अर्ली लाइमी डिजीज़ का एक क्लासिकल साइन फीचर्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एरिथ्रीमा माइग्रेन्स यूजुअली अपीयर्स आफ्टर टिक अटैचमेंट एंड इन्फेक्शन, मॉस्किटो बाइट एंड इन्फेक्शन, लॉस एक्सपोजर एंड इन्फेक्शन, फ्लिया बाइट्स एंड इन्फेक्शन। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहला ही ऑप्शन क्या लिखा है, टिक अटैचमेंट एंड इन्फेक्शन। जो टिक्स होते हैं क्योंकि ये टिक बॉर्न डिजीज होती है, ठीक है, तो टिक अटैचमेंट होगा और वहाँ पे इन्फेक्शन काज होगा, ठीक है। मॉस्किटो बाइट इन्फेक्शन, तो मॉस्किटो का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं होता है, ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है ही नहीं। लॉस एक्सपोजर एंड इन्फेक्शन, तो लॉस क्या करता है वहाँ पे बताया था, रिलैप्सिंग फीवर काज करता है, तो वो भी इससे रिलेटेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। रिलैप्सिंग फीवर होता तो ये ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है फिलिया वाइड, तो फिलिया वाइड भी यहाँ पे फिलिया रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होती क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज ही नहीं है, वेक्टर बॉर्न है लेकिन ये क्या करता है यहाँ पे वेक्टर क्या रहता है, टिक एंड माइट्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस रिप्रेजेंट्स अर्ली डिसिमेटेड लाइम डिजीज, एओर्टिक एन्यूरिज्म, मल्टीपल एरिथ्रीमिया माइग्रेन्स, रीनल फेलियर, मल्टीपल पल्मोनरी हेमोरेजिया की कंडीशन। तो मेनली क्या होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिप्रेजेंट्स अर्ली डिसिमेटेड ऑफ लाइम डिजीज, कौन सा सिम्टम्स अपीयर वहाँ पे होता है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा ऑप्शन पहला है, पहला ऑप्शन क्या है, एरोटिक एन्यूरिज्म की कंडीशन क्या होती है, वो टर्सरी सिफिलिस की कंडीशन होती है, इनिशियल स्टेज में डेवलप नहीं होती है, ठीक है। जब वहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो उस कंडीशन में एरोटिक एन्यूरिज्म की कंडीशन डेवलप होती है। सेकेंड है मल्टीपल एरिथ्रीमिया माइग्रेन्स, हाँ तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि लाइम इन्फेक्शन जब शुरुआत इनिशियली इन्फेक्ट करते हैं तो वहाँ पे लोकल इन्फेक्शन काज करता है। अब लोकल जब इन्फेक्शन काज करेगा वहाँ पे डिसिमिनेशन काज करेगा, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो एरिथ्रीमा माइग्रेन्स रहेगा, मल्टीपल एरिथ्रीमा माइग्रेन्स लीजन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसी कारण से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन क्या है, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर की कंडीशन भी किस में होगी, टर्सरी सिफिलिस की कंडीशन में डेवलप होती है, ठीक है। इसके अलावा पल्मोनरी हेमरेज, तो बाकी ये सब क्या होंगी, टर्सरी कंडीशन होती हैं, ठीक है। ये सीवियर जब लेप्टोस्पायरोसिस काज होगा उसका एग्जाम्पल रहता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज्ड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइम डिजीज इज ऑप्टिक न्यूराइटिस ओनली, स्पाइनल कार्ड कंप्रेशन, फेशियल नर्व प्लेसी और सेरिब्रल हीमोरेज की कंडीशन। तो कह रहा है रिकॉग्नाइज्ड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइम डिजीज,
कौन सी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? सबसे पहले ऑप्टिक न्यूराइटिस ओनली। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस तो ये लाइमी डिजीज़ का क्लासिकल कर सकते हैं यहाँ पे, क्लासिकल वहाँ पे कंडीशन नहीं होती। नेक्स्ट है स्पाइनल कार्ड कंप्रेशन। तो स्पाइनल कार्ड कंप्रेशन भी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। मेनली न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, फेशियल नर्व प्लेसी, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो लाइमी डिजीज होगी इसमें जो फेशियल नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वो वीक हो जाती हैं, उनमें पैरालिसिस हो जाती है, इसलिए वहाँ पे क्या डेवलप होता है, फेशियल नर्व प्लेसी की कंडीशन डेवलप होती है। सेरेब्रल हेमोरेज की कंडीशन भी यहाँ पे डेवलप नहीं होती, कह सकते हैं क्लासिकल कॉम्प्लिकेशंस इसका नहीं है, ठीक है। तो लाइमी डिजीज़ में मेनली जो क्रेनियल नर्व्स में फेशियल क्रेनियल नर्व्स रहती है वो डैमेज होती है, जिसके कारण वहाँ पे फेशियल नर्व प्लेसी की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइमी कार्डाइटिस मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूसेस अबनॉर्मलिटीज इन्वॉल्व। अब मैंने बताया था अगर मान लिया लाइमी कार्डाइटिस की कंडीशन में मेनली क्या होगा, एबनॉर्मलिटी कहाँ डेवलप होती है, जो हमारे एओर्टिक वाल्व रहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडीशन जो रहेगी वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसके कारण वहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की कंडीशन डेवलप होगी। क्योंकि इसमें जो कार्डियक लाइमी कार्डाइटिस में क्या होता है, वहाँ पे जो एबी वाल्व रहते हैं वहाँ पे एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। इस कारण से वहाँ पे प्रॉपर ब्लॉकेज नहीं होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, लेट लाइमी डिजीज़ में करेक्टरिस्टिक प्रोड्यूसेस। अब लेट लाइमी डिजीज़ का क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है, इंटरमिटेंट आर्थराइटिस, इसके अलावा फल्मिनेंट हेपेटाइटिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस, प्रोग्रेसिव सिरोसिस। तो इसमें क्या होगा, पहला क्या ऑप्शन है, इंटरमिटेंट आर्थराइटिस। हाँ, तो मेनली होता क्या, लेट लाइमी डिजीज़ की कंडीशन में वहाँ पे इंटरमिटेंट नेफ्राइटिस आर्थराइटिस की बात करें या फिर इसी को क्या कहते हैं, रिकरेंट आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसमें होता क्या, स्पेशली जो लार्ज जॉइंट होते हैं वहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे होगा। सेकंड क्या ऑप्शन दिया हो गया है, फ्लूमिटेंट हेपेटाइटिस। तो लाइमी डिजीज़ में कह सकते हैं लेट मैनिफेस्टेशन ये डेवलप नहीं होता है। क्रोनिक नेफ्राइटिस है, ये भी एक टाइप का लेट लाइमी फाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव सिरोसिस, तो सिरोसिस भी लाइमी डिजीज़ की कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्लिकेशन से इसको नहीं मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, वीक डायग्नोस्टिक अप्रोच इज कॉमनली प्रेफर्ड फॉर लाइमी डिजीज, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी अलोन, टू टाइटर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, इसके अलावा रूटीन ब्लड कल्चर अलोन, ग्राम स्टेनिंग ऑफ लीजन्स। तो क्या करेंगे, डार्क डायग्नोस्टिक अप्रोच ऑफ कॉमनली प्रेफर्ड फॉर लाइमी डिजीज। तो देखो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी अलोन, अकेले डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करवा के इसको वहाँ पे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, टू टाइटर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग अगर करवाएंगे तो इससे क्या होगा, वहाँ पे पहले स्क्रीनिंग इम्यूनोलॉजी होगी, उसके बाद वहाँ पे कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टू टाइटर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें टू होते हैं टेस्ट होते हैं, जैसे मान लिया पहले वहाँ पे VDRL करवा लेंगे, बाद में जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं उनको करवा सकते हैं, तो इससे वहाँ पे कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था पहले इलाइजा करवा ले, बाद में वहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग करवा लें, तो उसकी वजह से भी इसको हम करवा के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या क्या कहा जाता है, टू टाइटर वहाँ पे सीरोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इसको करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज कन्वेंशनल टू टाइटर टेस्टिंग फॉर लाइमी डिजीज इज जनरली डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट टू टाइटर टेस्टिंग फॉर लाइमी डिजीज जनरली, हाँ, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, बैक्टीरियल कल्चर, स्क्रीनिंग इम्यूनो एस्से, कॉम्प्लीमेंट्री फिक्सेशन टेस्ट। तो मैंने अभी बताया इसके लिए क्या करवाएंगे, स्क्रीनिंग इम्यूनो एस्से करवाएंगे टेस्ट, ठीक है, जिससे वहाँ पे बाद में कन्फर्मेटरी टेस्ट करके पता कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज कन्वेंशनल लाइमी सीरोलॉजी इज कम्प्लीट परफॉर्मिंग यूजिंग ग्राम स्टेनिंग, ZN स्टेनिंग, इंडिया इंक प्रिपरेशन, इम्यूनो यहाँ पे इम्यूनो ब्लॉट एस्से। तो देखिए अब ही मैंने बताया था कि सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे कन्वेंशनल लाइमी सीरोलॉजी के लिए वहाँ पे क्या कराएंगे, इम्यूनो ब्लॉट एस्से करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या होगा, टू टाइटर टेस्टिंग में वहाँ पे
स्क्रीनिंग टेस्टिंग के बाद हम ये टेस्ट करवाते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में मैंने बताया था यहाँ पे क्या करवाएंगे, वहाँ पे इम्यूनोब्लॉट एस्से करवा सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे क्या करवाएंगे, इम्यूनोब्लॉट एस्से करवाने के बाद वहाँ पहले क्या करवाएंगे वहाँ पे हम स्क्रीनिंग इम्यूनो एस्से करवा सकते हैं, पहला स्टेप है। स्क्रीनिंग एस्से करवाने के बाद हम क्या करवाएंगे वहाँ पे इम्यूनोब्लॉट एस्से कराएंगे। स्क्रीनिंग इम्यूनो एस्से में मैंने बताया था VDRL करवा सकते हैं या फिर इलाइजा करवा सकते हैं। इलाइजा करवाने के बाद हम इम्यूनोब्लॉट टेस्ट करवा सकते हैं या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। उससे वहाँ पे कंफर्म हो जाता है, ठीक, जिसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच बोरेलिया स्पीसीज इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर। तो अभी मैंने बताया था कौन होता है, बोरेलिया रिकरेंटिस रहता है जो कि लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर काज करता है, ठीक है। तो जी ऑप्शन सही होगा। अब बोरेलिया रिकरेंटिस के बोरेलिया वर्ग 2 फेरी मैंने बताया था क्या करता है, लाइम डिजीज काज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन देखते हैं। द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर इज मेनली। तो इसमें कौन होगा, नाम से ही कह रहा है लाउस बॉर्न, तो इसका जिसका बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम क्या होता है, पेडिकुलस ह्यूमेनस, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। पेडिकुलस ह्यूमेनस ये किसका है, लाउस का जूलॉजिकल नेम होता है, ठीक है। तो ये मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर इज कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय। अब टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर कॉमनली कौन ट्रांसमिट करता है, तो अभी नाम ही से लग रहा है वहाँ पे टिक ही होगा, कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एनाफिलीज मॉस्किटो हो ही नहीं सकता, पेडिकुलस लाइस हो ही नहीं सकता, ठीक है। और हाँ, ऑर्निथोडोरॉक्स टिक्स, तो यही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि टिक्स ही क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑर्निथोडोरस का मतलब होता है कि जो सॉफ्ट टिक्स होंगे वो ट्रांसमिट करते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हॉलमार्क क्लिनिकल फीचर ऑफ रिलैप्सिंग फीवर इज परसिस्टेंट पेनलेस क्रैंक, प्रोग्रेसिव जॉइंटिस, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ एंड रिकरेंट फाइब्रिल एपिसोड्स। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, परसिस्टेंट पेशेंट क्रैंक, तो प्राइमरी सिफिलिस का करेक्टरिस्टिक ये होता है। प्रोग्रेसिव जॉइंटिस ये यहाँ पे लेप्टोस्पायरोसिस में वहाँ पे बताए थे काज होती है, ठीक है। इसके अलावा क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ, तो ये भी इसका पार्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, वहाँ पे रिकरेंट फाइब्रिल एपिसोड्स, मेनली क्या होता है फीवर, अब जो रिलैप्सिंग फीवर हो, रिलैप्सिंग फीवर में बार बार फीवर आता है, ठीक है। पहले सही हो जाएगा फिर से रिटर्न फीवर काज होगा वहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं, रिकरेंट फाइब्रिल की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। रिलैप्सिंग फीवर अकर्स बिकॉज बोरेलिया कैन अंडरगो एंटीजेनिक वेरिएशन, स्पोर फार्मेशन, कैप्सुलर स्विचिंग, एंडोटॉक्सिन सेक्रेशन। तो पहला ऑप्शन सही है, क्या होता है, एंटीजेनिक वेरिएशन होता है। जो बोरेलिया होता है, बोरेलिया क्या करता है, उसके सरफेस एंटीजन में जो उसके सरफेस एंटीजेंस होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वो एंटीजेनिक वेरिएशन शो करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो होस्ट का इम्यून सिस्टम होगा बार बार वहाँ पे एंटीजेनिक टारगेट उसको मिलेगा और वहाँ पे रिकरेंट फीवर काज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। ड्यूरिंग फेब्रिल एपिसोड्स ऑफ रिलैप्सिंग फीवर बोरेलिया ऑर्गेनिज्म में बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन, ठीक है। फेब्रिल एपिसोड्स ऑफ रिलैप्सिंग फीवर, वहाँ पे बोरेलिया ऑर्गेनिज्म में भी आप बोरेलिया को कहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, अगर वहाँ पे फेब्रिल एपिसोड की कंडीशन डेवलप हुई, तो सबसे पहले क्या ऑप्शन दिया, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, पेरिफेरल ब्लड, यूरिन सेडिमेंटेड ओनली स्पूटम स्पेसिमेन। तो क्या करेंगे वहाँ पे, क्या कर सकते हैं इसको, जो पेरिफेरल ब्लड हो गया, हाँ पेरिफेरल ब्लड, क्योंकि इनिशियल स्टेज में क्या होगा, जो रिलैप्सिंग फीवर में जो फेब्रिल एपिसोड होता है उसमें क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ब्लड में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ब्लड टेस्ट करवा करके वहाँ पे बोरेलिया की जो बोरेलिया ऑर्गेनिज्म होगी पेरिफेरल ब्लड को से उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में वहाँ पे प्रोमिनेंट रहेंगे, बाद में फिर क्या हो जाएंगे, किडनी में चले जाएंगे, तो यूरिन से टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच मेथड कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल ड्यूरिंग द बोरेलिया कैरेक्टरिस्टिक्स, बोरेलिया हाँ बैक्टीरियमिया एपिसोड्स।
तो विच मेथड कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल ड्यूरिंग बोरेलिया बैक्टीरियम एपिसोड, कौन सा वहाँ पे एग्जामिनेशन हम करवा सकते हैं? स्टूल माइक्रोस्कोपी, स्पूटम कल्चर, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर और यूरिन माइक्रोस्कोपी। तो अगर वहाँ पे मान लिया इनिशियल स्टेज में है बोरेलिया तो हम स्टूल माइक्रोस्कोपी से नहीं पता कर सकेंगे। स्पूटम कल्चर से भी वहाँ पे हम पता नहीं करेंगे, लेकिन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर अगर हम करवाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि ब्लड बोरेलिया है वो ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी बैक्टीरिया में स्पायरोकीटेमिक एपिसोड हुआ, ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करवा के हम ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टूल माइक्रोस्कोपी में जो उसमें जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं देख सकते। स्पूटम कल्चर में भी ये पैथोजन नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पे ब्लड स्मेयर कराएंगे क्योंकि बोरेलिया वहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइम बोरेलियोसिस एंड रिलैप्सिंग फीवर इज दैट लाइम डिजीज कॉमनली इन्वॉल्व अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइम बोरेलियोसिस एंड रिलैप्सिंग फीवर। अब पूछ रहा है जो लाइम बोरेलियोसिस या फिर लाइम डिजीज जो काज हुई है और दूसरी जो रिलैप्सिंग फीवर है, ठीक है, वो दोनों में डिफरेंस पूछ रहा। फिर कह रहा दैट लाइम डिजीज कॉमनली इन्वॉल्व, और लाइम डिजीज किस में इन्वॉल्व होती है? रिकरेंट हाई फीवर, स्पायरोकीटेमिया, लाउस ट्रांसमिशन, एरिथ्रीमिया माइग्रेन्स। तो देखो वहाँ पे रिकरेंट फीवर किस में आता है? रिलैप्सिंग फीवर की कंडीशन है, तो रिलैप्सिंग फीवर ये पूछ किस में रहा? लाइम डिजीज़ के बारे में पूछ रहा, ठीक है। तो लाइम डिजीज तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। स्पायरोकीटेमिया भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी रिलैप्सिंग फीवर जब क्या होगा, जब ब्लड स्ट्रीम में वहाँ पे बोरेलिया ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते तो वहाँ पे रिलैप्सिंग फीवर का जो होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? स्पायरोकीटेमिया कहते हैं, ठीक है। लाउस ट्रांसमिशन, तो लाउस ट्रांसमिशन लाउस बर्न रिलैप्सिंग फीवर डिजीज काज करता है, तो लाउस ट्रांसमिशन का मतलब वो किससे हुआ? रिलैप्सिंग फीवर से हुआ। एरिथ्रीमिया माइग्रेन्स क्या होता है? जो लाइम डिजीज होता है उसका एक क्लासिकल साइन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अपोजिट यहाँ पे, क्योंकि एरिथ्रीमिया माइग्रेन्स में क्या होगा, वहाँ पे लाइम डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि रिकरेंट फीवर के लिए स्पायरोकीटेमिया ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे लाइम डिजीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे जिसमें हमने बात की। आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास। और हाँ, अगर आप अपना मेडिकल चला रहे हैं या फिर कह सकते हैं, अगर मेडिकल चला रहे हैं और उसको कॉर्पोरेट मेडिकल में चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स होता है कौन सा? टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको वहाँ पे कह सकते हैं जो फार्मा क्लिनिक आप चला रहे हैं, वहाँ पे मेडिकल चला रहे हैं, उसको फार्मा क्लिनिक में चेंज कर सकते हैं और कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, और एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्टर्स भी, जो एक्सपर्ट डॉक्टर रहेंगे, वो भी ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और उसको जो पेशेंट होगा उसके बारे में डिटेल जानकारी उनको शेयर करके उसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में कह सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में वहाँ पे डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके क्लास। तो आज हम इतना ही कर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके क्लास, थैंक यू क्लास। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।